हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और चलिए लेकर आ गया हूं मैं आज कक्षा 12वीं का भौतिकी का अध्याय 4। और ये एकदम फ्रेश अध्याय है। और इस अध्याय में हम क्या करने वाले हैं भाई, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण रूप से जितने भी न्यूमेरिकल में उपयोग होने वाले हमारे सारे फार्मूले हैं, जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, वो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और फिर इसी लेक्चर के आधार पे, इन्हीं फार्मूलों के आधार पे अगला जो हमारा लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के प्रश्नों का हल ज्ञात करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, बहुत आनंद भी आएगा, आपका साथ में रिवीजन भी होगा, और साथ में पूरे चैप्टर का जितने महत्वपूर्ण हमारे फार्मूले हैं, सारे फार्मूले आज एक ही लेक्चर में आपको क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं और देखते हैं हमारा अध्याय 4। और अध्याय 4 हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इसके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं जिसको हम लेके आ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम आरंभ करते हैं। अब पहला फार्मूला ले रहा हूं कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आपने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा होगा। उस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक से एक निश्चित दूरी पर अगर कोई बिंदु दी गई हो, तो उस बिंदु पर उस धारावाही चालक के कारण कितना आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हम इसी का क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ले रहे हैं हम यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए, मैं यहाँ पे एक धारावाही चालक इस तरीके से बनाता हूँ। मान लीजिए कि यह कोई एक धारावाही चालक है, और इस धारावाही चालक का में हमने धारा जो हम प्रवाहित कर रहे हैं, वो हमने कहा कि आई धारा प्रवाहित कर दिया। और इससे एक दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु है हमारा P, जिस बिंदु पर इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, उत्पन्न करना है, या उसके बारे में बताना है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका एक पार्शियल पार्ट ले लेते हैं, छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, और उस हिस्से की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हम कितना मान लेते हैं, dl। कितना मान लेते हैं भाई, dl मान लेते हैं। और धारावाही चालक तथा इनके बीच की दूरी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर r से रिप्रेजेंट करें, साथ ही में कहें कि ये दूरी जो r है और धारावाही चालक है, इनके बीच का कोण यदि कितना हो, थीटा हो, तब हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यह होगी। चूंकि छोटे से डिस्टेंस या इस पूरे धारावाही चालक के छोटे से हिस्से, अल्पतम हिस्से से हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो अल्पतम हिस्से से उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, अल्पतम ही होगा, छोटा ही होगा। तो इस कंडीशन में मान हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। आई क्या है भाई, विद्युत धारा, dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये बात आपने पढ़ा होगा, जरूर आपने पढ़ा होगा। तो छोटे से हिस्से के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा हमारा, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के बराबर। जहां अब यहाँ पे कौन क्या है भाई, तो जहां हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यह एक प्रकार का नियतांक है, कांस्टेंट है, और इस नियतांक की अपनी एक वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। साथ ही साथ आई क्या है हमारी, तो आई है विद्युत धारा, विद्युत धारा या धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली धारा। साथ में हमारा dl क्या है भाई, तो dl है चालक की सूक्ष्म लंबाई या सूक्ष्म भाग की लंबाई, भाग की लंबाई। साथ में आपको और r क्या है भाई, तो r हमारा चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी, और साथ में थीटा क्या है हमारा, तो साथ में थीटा चालक तथा बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, तो इस तरीके से हम किसी धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। हो गया dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर के बराबर। जहां एक एक चीज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन भी कर दिया।
अब साथ में अब एक अगला संबंध आता है हमारा कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट और सी के बीच में संबंध क्या है। अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, तो थोड़ा यहाँ पे एक बात समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि म्यू नॉट है क्या। तो एक्चुअल में म्यू नॉट जो हमारा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं तो कहते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ा होगा आपने, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ये आपने जरूर पढ़ा होगा, विद्युतशीलता। साथ में आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि यहाँ पे सी क्या है, तो एक्चुअल में सी जो है वह है प्रकाश की चाल। किसकी चाल है ये, प्रकाश की चाल। तो तीन बातें आपको पता चल गई। तो म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और सी के बीच में क्या संबंध होता है, हमारा होता है कि सी इजकल टू 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये हमारा संबंध आ गया किसके किसके बीच में, तो सी, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में संबंध, ये हमारा आपसे पूछा गया। साथ में एक चीज और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि सी इजकल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में है। तो इस आधार पे हम एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जहां 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो सी के मान के बराबर होता है। 80 का मान क्या होता है, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साथ में इसका मात्रक भी क्या होगा भाई, तो इसकी मात्रक इतना ही होगा और इस पूरे की बीमा क्या होगी, इस पूरे का बीमा उतना ही होगा जितना हमारी प्रकाश की चाल की बीमा होती है। क्लियर है, तो चले ये बात आपने समझा। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम धारावाहिक चालक के बजाय एक वृत्ताकार धारावाहिक लूप ले रहे हैं। लूप क्या है भाई, एक धारावाहिक चालक, एक तार को लीजिए, अब तार के दोनों सिरों को पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे जो घुमा देंगे तो इससे जो प्राप्त होगा ये हमारा क्या होगा, लूप होगा। तो कह रहे हैं कि वृत्ताकार धारावाहिक लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि वृत्ताकार धारावाहिक लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर हमारा होता है म्यू नॉट, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट इंटू आई अपान 2r, म्यू नॉट इंटू आई अपान 2r। साथ में अगर कहें यदि हमारे लूप में फेरों की संख्या एक से ज्यादा है, यदि यदि फेरों की संख्या n है तो अब यहाँ देखिए b का मान क्या आ जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू ni अपान 2r। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जैसे आप समझना, एक तो फार्मूला ये हो गया जब हमारे फेरों की संख्या n है, एक फेरों के लिए हमारा यह हो गया, ठीक। अब यहाँ कुछ बातें हैं कि n क्या है, तो जहां n क्या भाई, फेरों की संख्या, आई आप जानते ही हैं लूप में प्रवाहित होने वाली धारा, तो ये तो धारा हो गई। आर क्या है, यह आपको बात समझनी है। तो जो लूप हम लेते हैं उस लूप को हम क्या करते हैं, वृत्ताकार समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में लूप 100% वृत्ताकार नहीं होता है क्योंकि लूप के दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं। लेकिन जब उसे ज्वाइंट किया जाता है या कहीं यूज किया जाता है तो उसके दोनों सिरों को किसी न किसी ऐसे सर्किट के तहत रखा जाता है या ऐसे सर्किट में जोड़ा जाता है कि जिससे यह समझ में आए कि एक प्रकार का क्या है, ये वृत्ताकार है। साथ ही में अगर इनका सर्किटों को जोड़ोगे नहीं तो धारा प्रवाहित भी नहीं होगी। तो हमारा आर क्या है भाई, आर को हम कहते हैं वृत्ताकार लूप की त्रिज्या। आर क्या है, वृत्ताकार लूप की त्रिज्या। कई जगह पे या कई बुकों में आर के स्थान पे आपको ए भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को हम ए के रूप में भी क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ए हो गया हमारा वृत्ताकार धारावाहिक लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब आता है परिमित लंबाई के रिजुरेखी धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब कोई एक निश्चित लंबाई का अगर रिजुरेखी धारावाहिक चालक है तो फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा इसके बारे में हम समझते हैं। तो यह एक्चुअल में होता है आपका B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर और साथ में होता है हमारा साई
φ1 प्लस साइन φ2, ये होता है हमारा। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया भाई, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू आई अपन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2 के बराबर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो दो कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि अगर अनंत लंबाई का चालक हो, अगर अनंत लंबाई का चालक होता है तो उन कंडीशनों में हमारा जो थीटा φ1 और φ2 का जो मान प्राप्त होता है वह 90 डिग्री के बराबर प्राप्त होता है। तो फिर हम कैसे कहते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि φ1 बराबर होगा φ2 के और यह बराबर होगा 90 के। और इस कंडीशन में हमारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान जो प्राप्त होता है वो होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान आर के बराबर। तो यह हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। कब, जब हमारा चालक जो हो वो किस लंबाई का हो, अनंत लंबाई का हो। तो एक तो हमारा ये आ गया, दूसरा हमारा अनंत लंबाई के चालक के लिए पता चल गया। अब तीसरा कह रहा है कि यदि φ1 का मान π/2 और φ2 का मान क्या हो, 0 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में B का मान हमारा कितना आता है। तो उस कंडीशन में अगर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, म्यू नॉट अपान 4 पाई के बजाय 2 पाई आता है, ध्यान समझिएगा। आप यहाँ पे मान रख के देख लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा। साथ में अगर φ1 का मान π/2 और φ2 का मान 0 हो, तो इस कंडीशन में B का मान जो हमारा निकल के आता है वो आता है म्यू नॉट अपान 2 के बजाय अब आ जाएगा 4, ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई बाई आर के बराबर। तो ये हो गया हमारा परिमित लंबाई के अगर कोई विद्युतरेखी चालक है तो उस विद्युतरेखी चालक का कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो यह हमारा मिल गया म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपन आर के बराबर। तो उम्मीद करता हूं कि जितना बताया उतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा समय लेके इसे नोट करिए और फिर हम बांटते हैं इसके आगे जो फार्मूला है उसके तहत। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला फार्मूला देखते हैं कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। अब की बार जो धारावाहिक कुंडली है उसके अक्ष के अनुदिश हमें देखना, मतलब अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो फिर उस बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके बारे में बात करना है। तो यह मान होता है हमारा B इक्वल टू, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन आई आर स्क्वायर अपान 2, और साथ में हम बात करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे कौन क्या है इसके बारे में आपको जानना है, तो हम कह सकते हैं जहां जहां एन क्या हो गया भाई, फेरों की संख्या, एन फेरों की संख्या, और आई को आप जानते हैं कि क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा है। आर हमारा क्या है, तो आर जो है ये है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। साथ में एक्स क्या है, तो एक्स जो हमारा है वह कुंडली के, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से अक्ष पर जो बिंदु ली गई है उस बिंदु के बीच की दूरी। तो आप लिखेंगे कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी। तो इस तरीके से हम वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर दिए गए किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा इसकी गणना हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। अब कह रहा है कि यदि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, मतलब जो बाहर बिंदु था वो बिंदु अब कहाँ पे आ गया, केंद्र पे। तो अगर बाहर वाला बिंदु केंद्र पे आएगा इसका मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। तो फिर यही समीकरण हमारा कैसे बदल जाएगा, तो हमारा यह समीकरण हो जाएगा B इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस समीकरण को बदलना चाहते हो तो इस समीकरण हमारा कैसे बदलेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 इंटू, अगर इस पे हम बात करें तो ऊपर आ जाएगा आपका एन आई और नीचे आपका केवल क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 इंटू एन आई अपान आर के बराबर। क्लियर है। अब आता है कि एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम किसी बंद पास के लिए बात किया जाए या किसी प्रकार के बंद परिपथ के लिए बात किया जाए तो वो कितना होता है। तो अगर आपको याद हो तो यह आपको पढ़ाया गया होगा कि क्लोज इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन भाई, देखिए सिंपल क्लोज इंटीग्रेशन का है, क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल, इसका मान जो होता है वो होता है म्यू नॉट इंटू आई के।
पढ़ा होगा आपने। ध्यान सुनिए क्या कहा जा रहा है आपका, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर बी इंटू डी एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई के, जहाँ पे बी क्या है हमारा, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डीएल क्या है, तो डीएल हमारा अल्पतम भाग की दूरी है, म्यू नॉट क्या है, तो यह है निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, और आई क्या है, तो प्रवाहित होने वाली विद्युत, उस पास में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम एम्पियर का परिपथी नियम को हम समझते हैं। अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है कि लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका क्या होता है भाई, परिनालिका के बारे में आप अच्छे समझे होंगे कि अगर किसी धारावाही तार को अगर ऐसे राउंड राउंड घुमा दिया जाए या किसी कार्क पे या किसी गट्ठर के ऊपर अगर लपेट दिया जाए और फिर गट्ठर को अगर हम हटा दें या ना भी हटाएं, तो इस प्रकार से जो प्राप्त संरचना होती है उसी को हम परिनालिका कहते हैं। तो कह रहे हैं कि किसी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो लंबी परिनालिका के भीतर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई और साथ में cos फाई 1 माइनस cos फाई 2 के इसके बराबर होता है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे कुछ केसेज हैं, केस के बारे में थोड़ा बात किया डिस्कस किया जाए कि केस क्या क्या है। तो पहला केस के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अब पहले केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि फाई 1 का मान 0 और फाई 2 का मान कितना हो जाए, पाई के बराबर हो जाए, यदि यदि फाई 1 का मान 0 डिग्री और फाई 2 का मान हमारा पाई हो जाए, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो देयरफॉर यही फार्मूला हमारा इस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है और इसका मान रहता है म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर। क्लियर है, ऐसे हमारा परिवर्तित हो जाएगा। तो यह फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू एन आई। ये कहाँ बात की जा रही है, तो लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा है। फिर अगर इसका दूसरा केस ले लें, और दूसरे केस में अगर हम कहें कि यदि फाई 1 हमारा 0 है और फाई 2 हमारा क्या है, पाई बाई 2, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, यदि फाई 1 हमारा 0 डिग्री और फाई 2 जो हमारा है वह कितना हो जाए, पाई बाई 2, तो इस केस में हमारे जो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, इसका मान निकल के आता है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई के बराबर। तो ध्यान रखिए, जब आपका फाई 1 का मान 0 डिग्री हो जाएगा और फाई 2 का मान क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 होगा, तो उस परिस्थिति में म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई के बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ रही बात है आपको। अब अगला हमारा है धारावाही टोराइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। मैं एक बात आप लोग को बहुत क्लियर कर दूं, हम लोग यहाँ पे अब पूरा बिंदु नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हम फार्मूले का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक प्रकार का आपका रिवीजन है। तो यहाँ बहुत विस्तार में किसी चीज के बारे में आपको जिक्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसे जिक्र करने लगेंगे तो ये तो पूरा का पूरा एक लेक्चर हो जाएगा, यह पॉसिबल नहीं है। मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ और रिवीजन में केवल अभी मैं आपको फार्मूले दे रहा हूँ। अब फार्मूले के बाद जब इस फार्मूले का इम्प्लीमेंट हम करेंगे क्वेश्चनों में, तो इसी का ब्रीफ जानकारी अगर किया जाए या ब्रीफ नॉलेज के बारे में बात किया जाए तो वो क्वेश्चन में भी आपको प्राप्त होता है। क्वेश्चन में सारी बातें बड़ी स्पष्ट रूप से समझाई जाती है, जहां से आप क्लियर हो जाते हैं कि कौन किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं धारावाही टोराइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो धारावाही टोराइड परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा प्राप्त होता है वो जो यहाँ पे मिलता है वो आपका प्राप्त होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन और आई। ठीक है जी, स्मॉल एन इंटू आई। अब स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन को कहते हैं कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो जहां स्मॉल एन को हम लिखते हैं आपका, अगर यहाँ पे हम बात करें तो बोलते हैं कि कैपिटल एन अपान 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है, तो आर हमारा होता है R1 प्लस R2 बाई 2, R1 प्लस R2 बाई 2। तो अब हम बात करें कि कैपिटल एन क्या है, देयरफॉर कैपिटल एन, तो कैपिटल एन हो गया फेरों की संख्या, और R1 और R2 क्या भाई, R1 और R2 की अगर हम बात करें तो कहते हैं हम कि टोराइड के कोर की आंतरिक तथा बाह्य तिर्ज्या। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने देखा कि धारावाही टोराइड परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है,
तो वह प्राप्त होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई के बराबर। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि स्मॉल एन कैपिटल एन में अंतर क्या है। कैपिटल एन कंप्लीट फेरों की संख्या है और स्मॉल एन जो होती है वो प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है। तो चलें इसे नोट करें और फिर हम बढ़ते हैं अब इसके आगे के जो बिंदु आ रहे हैं उस पर, इसे नोट किएगा। तो अब बात करते हैं हम अगले आपके बिंदु की, और अगला बिंदु क्या है भाई, तो ध्यान से देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल। अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से दिया गया है, मान लें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, क्या होगा भाई, बी होगा। इसमें कोई आवेश है क्यू, या कोई क्यू आवेश है। अगर यह आवेश गति कर रहा है किस वेग से, भी वेग से, तो इस आवेश पर ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा उसके लिए हम बात कर रहे थे। यह हो जाता है हमारा F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ पे क्यू क्या है भाई, तो क्यू हमारा आवेश है, भी क्या है हमारा, तो इस आवेश का वेग है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा क्या है, तो आवेश की गति तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो आप ये लिख लीजिएगा। साथ में अब आ रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति पर बल, चीज तो वही है लेकिन यहाँ पे केस अलग अलग है। पहला कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर गति करे, मतलब ये जो आवेश है वह इसी रूप में गति करे, जिधर का चुंबकीय क्षेत्र है उधर ही गति करे। तो इस कंडीशन में तो आप समझोगे कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा तो हो गया 0 डिग्री। अब साइन में अगर आप 0 रखें तो देयरफॉर एफ का मान हो जाएगा क्यू भी बी साइन 0, और साइन 0 तो 0 होता है, इसका मतलब है कि यहाँ से एफ का मान आ जाएगा क्यू भी बी इंटू 0। देयरफॉर एफ यहाँ पे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर प्राप्त होगा। और इस कंडीशन में जो हमारी कण की गति होगी वह कण की गति क्या होगी, रिजुरेखी आपका गति होगा। कैसा गति होगा, या रिजुरेखी, हाँ रिजुरेखी पथ पर गति करेगा या रिजुरेखी गति होगा। तो गति कैसा हो गया, रिजुरेखी हो गया। ये आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया होगा कि कण हमारा कैसा गति करता है, रिजुरेखी गति करता है। अब कह रहा है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो, लंबवत, अब यह ऐसे ना गति करके ऐसे लंबवत हो जाए, तो इस कंडीशन में थीटा का मान तो 90 डिग्री होगा, और 90 होगा एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में एफ का मान हो जाएगा क्यू भी बी इंटू 1। तो देयरफॉर एफ का मान हो जाएगा हमारा क्यू भी बी के बराबर। और इस कंडीशन में जो हमारा बल उस आवेश पर लगेगा, तो आवेश जो गति करेगा वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा या वृत्तीय गति करेगा। तो इसकी गति कैसी हो जाएगी भाई, वृत्तीय हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि अगर वृत्ताकार पथ पर आवेश हमारा गति करना स्टार्ट किया, तो उस कंडीशन में वृत्ताकार पथ की त्रिज्या किसके बराबर हो गई, तो यहाँ हमारा त्रिज्या जो होगा आर, यह हमारा बराबर होता है एम भी अपान क्यू बी के। किसके बराबर होगा भाई, एम भी अपान क्यू बी, जहां पे एम क्या है, तो एम हमारा आवेश का द्रव्यमान है या कण का द्रव्यमान है, भी हमारा क्या है उस आवेश का वेग है, क्यू तो आवेश सही है, अभी हमारी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जब वृत्ताकार पथ पे गति करेगा जिसकी त्रिज्या इतनी होगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हम गतिज ऊर्जा के बारे में अगर बात करें तो गतिज ऊर्जा यहाँ हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा के रूप में अगर हम वृत्ताकार पथ की त्रिज्या को समझें तो आर बराबर हमारा हो जाता है यहाँ पे √2km, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी आपका बाई आपका क्यूबी, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और इसी को अगर हम विभवांतर के रूप में समझने का प्रयास करें, वोल्टता के रूप में समझने का प्रयास करें, तो यही हमारी त्रिज्या आर का मान निकल के आता है 1/b√2m कैपिटल भी अपान क्यू के। ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। जहाँ पे कैपिटल भी हमारा क्या है, कैपिटल भी हमारा क्या भाई, विभवांतर। और साथ में यहाँ पे हमारा जो स्मॉल भी था, यह वाला स्मॉल भी, यह क्या है कण का वेग, जिस वेग से गति कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। तो आपको मिल गया कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए उस वृत्तीय पथ की त्रिज्या मिली, और उसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या काइनेटिक एनर्जी के क्या है साथ में, आपके हमारा है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा।
तो गतिज ऊर्जा के रूप में भी समझा और साथ में क्या समझा, विभवांतर के रूप में भी समझ लिया। ठीक है, साथ में अब ये एक वृत्तीय पथ पर अगर कण गति करेगा तब एक वृत्ताकार पथ का पूरा चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल कितना होगा भाई, तो आवर्तकाल T इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 पाई m अपान क्यूबी, 2 पाई m अपान क्यूबी। और साथ में आवृत्ति क्या होगी, तो आप जानते हैं कि चूंकि आवृत्ति n बराबर होता है 1/t और 1/t का मतलब हो गया क्यूबी अपान 2 पाई m के बराबर। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गतिमान होता है तो वह किस प्रकार से गति करता है, साथ में उस पथ की त्रिज्या क्या होती है, साथ में यह भी आप समझ पाएंगे कि उस कण का आवर्तकाल क्या होगा और आवृत्ति क्या होगी। अब एक तीसरा कंडीशन यहाँ पे एक और है कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा, तिरछा का मतलब क्या होता है भाई, ना तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समानांतर गति कर रहा है, ना ही लंबवत गति कर रहा है, एक अलग ही कोण पे गति कर रहा है, हम उसको क्या लेते हैं, थीटा कोण पे लेते हैं। तो उस कंडीशन में उस पथ की आपकी त्रिज्या क्या होगी, उस पथ की त्रिज्या r बराबर जो हमारा होगा वो हो जाएगा एम भी, ध्यान से देखिएगा, एम भी साइन थीटा अपान क्यूबी। और याद रखना यहाँ पे जो मैंने भी लिया है यह जो आपका स्मॉल भी है यह हमारा क्या है, कण का वेग है, यह विभवांतर नहीं है। तो आपको इस बात को क्या करना होगा, समझना होगा। तो लीजिए इस तरीके से हमने यह आपको बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई कण गति करता है तो कौन कौन सी कंडीशन जनरेट हो सकती है और उन कंडीशनों के आधार पर हमारे फार्मूले इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इसे नोट करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब बात करते हैं हम अगला फार्मूला, और अगला फार्मूला क्या कह रहा है भाई, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल। आपको ये बताना है कि किसी कोई गतिमान आवेश है तो उसके बल के कारण धारावाही चालक पर कितना बल लगता है। तो आप जानते होंगे कि F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो हमारा आ गया F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, जहां पे आई हमारी क्या है, तो धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, बी हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और एल क्या है, तो एल चालक की लंबाई। तो आप चाहे यहाँ पर लिख सकते हैं एल चालक की लंबाई, एल हमारा चालक की क्या हो गया, लंबाई। अब कह रहे हैं कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल जो हमारा होता है एफ का मान होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई पहले चालक में या पहले तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1, दूसरे तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2 तथा उनके बीच की दूरी और इंटू एल, इसके बराबर होता है। एल क्या है यहाँ पे, अब आप बात यहाँ समझिए, I1 क्या है, तो पहले में प्रवाहित होने वाली धारा, दूसरा I2 क्या है, दूसरे में प्रवाहित होने वाली धारा, R क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, और L क्या है, तो L जो हमारा है वो तारों की लंबाई यहाँ। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि यदि यदि दोनों तारों, अभी यहाँ धारा अलग अलग है, यदि दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली धारा एक समान हो तो यदि प्रवाहित होने वाली धारा एक समान होगा तो देयरफॉर हमारा यहां से प्राप्त होगा कि I1 बराबर हो जाएगा I2 के और यह बराबर होगा I के। तो इस कंडीशन में लगने वाला बल F जो निकल के आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई स्क्वायर अपान R इंटू एल के बराबर। तो इस तरीके से आप दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल की क्या कर सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं। अब आगे आता है हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत और कोई धारावाही लूप लटका दिया जाए या रख दिया जाए तो लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई, बलयुग्म का आघूर्ण का मतलब क्या हुआ, बलयुग्म का आघूर्ण उस लूप को क्या करने का प्रयास करेगा, घुमाने का प्रयास करेगा। तो वह कितना बल लगा के घुमा रहा है यही हमको यहाँ पे क्या करना है, जानना है। तो आप जानते हैं कि बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर हमारा होता है टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। यहाँ टाउ क्या हो गया भाई, तो टाउ हो गया हमारा आई ए बी साइन थीटा के बराबर, जहां पे आई क्या है,
तो प्रवाहित होने वाली धारा ए क्या है, तो ए हमारी जो धारावाही लूप लिया गया है उसका क्षेत्रफल है, बी क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा क्या है भाई, तो लूप तथा, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, थीटा जो हमारी होगी वह लूप तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या होगा, कोण होगा। तो इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं टाउ का मान, और टाउ का मान आ गया आई ए बी साइन थीटा के बराबर। अब आगे अगर मैं कहूं कि यदि फेरों की संख्या इसमें एन ले ली जाए, मतलब जो लूप है उसमें एक से अधिक फेरे रखे जाए, यदि यदि फेरों की संख्या एन हो तो यही टाउ का मान हमारा क्या आ जाएगा, टाउ का मान हमारा आ जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर, एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई लूप रखे हैं तो उस लूप पर बलयुग्म का गुण कितना होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। अब अगला हमारा बिंदु आता है कि निलंबित कुंडली धारामापी में धारा का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो निलंबित कुंडली धारामापी में धारा का मान आई बराबर होता है आपका, आई बराबर होता है के इंटू फाइव, जहां जहां के हमारा क्या है, समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, और यह के का अपना एक मान होता है। किसका मान होता है भाई, के का, और के का मान जो हमारा होता है वो होता है सी अपान एन ए बी के। देयरफॉर अब अगर हम आई का मान निकालें तो आई का मान हो जाएगा सी अपान एन ए बी इंटू फाइव, इतना हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है जी, अब चाहते हैं ब्रैकेट कर सकते हैं, आपका इतना मान निकल के आ जाता है। अब इसमें कौन क्या है आपको थोड़ा ये बात समझनी है। तो अगर हम बात करें तो आई तो आप समझ ही रहे कि धारा है, सी हमारा क्या है भाई, तो सी जो है वह है मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ दृढ़ता। हमारे साथ में फाई क्या है, तो फाई जो है वो है निलंबन, निलंबन पत्ती में ऐठन, में ऐठन। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया निलंबन पत्ती में ऐठन। और आप जानते हैं एन क्या है, तो एन आपकी फेरों की संख्या होगा, ए क्या होगा तो कुंडली की क्षेत्रफल, अभी क्या होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब बात आती है एक बहुत महत्वपूर्ण उठ के आता है कि धारा सुग्राहिता क्या होती है। तो धारा सुग्राहिता एस आई, इसे एस आई के द्वारा निरूपित किया था, एस आई बराबर होता है आपका फाई अपान आई। ठीक है, और इसका मान जो निकल के आता है वो आता है एन ए बी अपान सी के, ध्यान रखिएगा एन ए बी अपान सी के, यह यहीं से आता है निकल के, ठीक इसी फार्मूले से निकल के आता है। ये हो गया एस आई इक्वल टू फाई अपान आई, और इसका मान आ गया एन ए बी अपान सी के। उसी प्रकार से वोल्टेज सुग्राहिता क्या होती है, तो वोल्टेज सुग्राहिता हमारी जो होती है वो होती है एस वी इक्वल टू फाई अपान भी, भी मतलब यहाँ विभवांतर है, और इसका जो मान निकल के आता है वो होता है हमारा एन ए बी अपान सी इंटू आर के, सी इंटू आर के। आर कहाँ से आया, तो आर आप समझ सकते हैं, अगर आपको भी इक्वल टू आपने आई इंटू आर पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा आपने, ओम का नियम, भी इक्वल टू आई इंटू आर, वहीं से आपको आर क्या आता है प्राप्त होता है। यहाँ पे आर प्रतिरोध हो गया, सी को आपने कहा मरोड़ दृढ़ता है, और यहाँ पे आपने सी मरोड़ दृढ़ता के रूप में समझ रहे हैं, फाइव को आपने कहा कि भैया ये क्या निलंबन पत्ती में ऐठन है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने वोल्टेज सुग्राहिता देखा है। तो चलिए इसे नोट करिए, उसके बाद और दो तीन छोटे मोटे हमारे प्यारे से आपके बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम जिक्र करेंगे, इसे नोट करिए, और उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए लेते हैं हम अब नया बिंदु। नया बिंदु हमारा क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण क्या होगा, या बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा। कहाँ पे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, और कोई पहले से ही द्विध्रुव रखा गया है तो उस पे लगने वाला जो बल का आघूर्ण होगा उसका मान क्या होगा। तो आप जानते होंगे इसका मान होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होगा भाई, एम बी साइन थीटा, जहाँ पे हमारा एम क्या है, तो एम जो हमारा है वह है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जहां जहां एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये आप बहुत अच्छे जानते हैं। और इसका मान क्या होता है, तो अगर हम एम के बारे में बात करें तो एम का जो हमारा मान होता है वो होता है, चूंकि एम बराबर हमारा होता है एन आई ए, तब अगर हम एम का मान रखें तब टाउ का मान कितना आएगा, देयरफॉर टाउ इक्वल टू आ जाएगा हमारा एन आई ए बी साइन
थीटा के बराबर। क्लियर है ना? तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमारे दो दो फार्मूले आ गए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण। अब अगला बात करते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखते हैं और इसका मान होता है टाउ मैक्स। मतलब टाउ मैक्स मतलब बल आघूर्ण का अधिकतम मान बटा हमारा दूसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बल आघूर्ण तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और हमारा लास्ट एक बिंदु है कि अगर परमाणु में परिक्रमा करने वाले कोई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है m इक्वल टू ई भी आर अपान 2 के, जहाँ पे E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, V उसका क्या है, वेग है, और R क्या है, तो R चूंकि अगर आप ध्यान से समझोगे तो परमाणु के अंदर है, तो परमाणु के अंदर यह वृत्ताकार कक्ष पे गति करेगा, यह वृत्ताकार कक्ष की क्या है, त्रिज्या है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसे हम कोणीय वेग के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसी फार्मूले को। इसे लिखा जा सकता है कि m इक्वल टू ई जे अपान 2m, जहाँ पे जे हमारा क्या है, कोणीय वेग है, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो इस तरीके से आप किसी कक्षा के अंतर्गत, परमाणु के अंदर कक्षा के अंतर्गत गति करने वाला इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण है उसे आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो खास लेक्चर था हमारा कक्षा 12वीं का अध्याय 4 का गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसमें हम बात कर रहे थे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल पार्ट से संबंधित हमारे फार्मूले के। तो आज इस लेक्चर में हमने यहाँ तक क्या किया, कंप्लीट किया, और सारे यही आपके जो बिंदु हैं, यही बिंदुओं का हम प्रयोग कहाँ चल के करेंगे, आंकिक प्रश्नों में करेंगे। तो बहुत शानदार होने वाला है आंकिक प्रश्न। तो एक बार आप इसे ठीक से पढ़ लीजिए और उसके बाद से अगले लेक्चर में हम बहुत जल्द लेके आ रहे हैं आपका अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के आंकिक प्रश्न। और देखिएगा एकदम मक्खन सा हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा आपको वहां करने पे, बड़ा सरलता, बड़ा आसानी से आप क्या कर पाएंगे, प्रश्नों का हल ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।